साथियों नमस्कार, मैं पुनीत पूनिया आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों हम चर्चा कर रहे थे क्षेत्रफल और आयतन की। दो क्लास अपनी हो चुकी हैं जिसमें हमने एक जो मूलभूत चीजें हैं क्षेत्रफल के बारे में वो पढ़ी थी और उसके बाद हमने पढ़ा था त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इन सब त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने निकालना सीख लिया था। 5-6 हमने एग्जाम्पल भी किए थे। तो आओ अब चर्चा करते हैं आगे। अपनी दूसरी जो आकृति है वो है वर्त। साथियों वर्त होता क्या है? वर्त की अगर मैं परिभाषा बताऊं, हालांकि कंपटीशन एग्जाम में हमें कोई परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बात करें हम वर्त की परिभाषा की। वर्त होता क्या है? वर्त कहते किसे हैं? वर्त वो आकृति होती है एक निश्चित बिंदु से, किसी तल में एक निश्चित बिंदु से उस बिंदु के चारों तरफ निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। मान लो ये बिंदु है, वो जो हमने निश्चित बिंदु जिसे कह रहे हैं वो ये बिंदु है। इस बिंदु से कुछ निश्चित दूरी लेते हैं और उस दूरी पे जो चारों तरफ यहाँ जैसे जो मान लो जो भी पॉइंट होते हैं, इन सबको मिलाने वाली रेखा, या मैं यूं कहूं कि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों तरफ स्थित जो रेखा होती है, उसके उस बिंदु के चारों जो रेखा स्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उस आकृति को हम कहते हैं वर्त। अब देखो वर्त की कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली होती है, जो हम जब वर्त पढ़ेंगे तो वर्त के अंदर काम आने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम वर्त की त्रिज्या की। वर्त की त्रिज्या क्या होती है? वो जो चारों तरफ की जो रेखा होती है, इस रेखा के और उस निश्चित बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम वर्त की त्रिज्या। दूसरी चीज आती है वर्त का केंद्र। वर्त का केंद्र किसे कहते हैं? उस निश्चित बिंदु को, इस निश्चित बिंदु को, जिस बिंदु के चारों तरफ हमने ये रेखा खींची थी, इस बिंदु को क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र। एक आती है वर्त की जीवा। तो वर्त की जीवा किसे कहते हैं? वर्त की जीवा वो रेखा होती है जो वर्त के जो चारों तरफ की जो रेखा है, जिसे हम वर्त की परिधि कहते हैं, इसे हम वर्त की परिधि कहते हैं। इस परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा। जैसे मैं बात करूं यहां, तो ये क्या होगी? ये होगी वर्त की जीवा। ये होगी वर्त की जीवा, ये रही वर्त की जीवा। कहने का मतलब क्या है कि वर्त की परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा। और जो वर्त की जीवा होती है वो वर्त को दो भागों में विभाजित कर देती है। जैसे हम एक भाग को, तो जैसे ये है, मैं इस रेखा की बात करूं, इस रेखा की अगर मैं बात करूं, तो ये जो ऊपर का भाग है, बाकी को छोड़ दो, इसे हम चलो यहां से मिटा देते हैं। तो ये जो भाग है इसे तो हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दीर्घवर्त खंड। और ये जो नीचे वाला भाग है इसे हम कहेंगे लघुवर्त खंड। यानी जीवा दो भागों में जब वर्त को बांटती है, तो जो छोटा भाग होता है उसे हम कहते हैं लघुवर्त खंड, और जो बड़ा भाग होता है उसे हम कहते हैं दीर्घवर्त खंड। ठीक है, अब मैं बात, जीवा की लंबाई कितनी भी हो सकती है, ये मैं बात करूं तो ये है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये इससे बड़ी है, ये भी जीवा है। अगर मैं बात करूं वर्त की सबसे बड़ी जीवा की, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? वर्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, ये वर्त का केंद्र है, और इस केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है वो है वर्त की सबसे बड़ी जीवा। और इस वर्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? इसे वर्त का व्यास कहा जाता है। अगली चीज अपने पास आती है व्यास। वर्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? व्यास। और व्यास की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये देखो यहाँ केंद्र है, केंद्र से होके गुजरती है। अब ये दूरी कितनी है? ये दूरी r है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी भी कितनी है? r। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो वर्त का व्यास होता है वो वर्त का व्यास त्रिज्या का क्या होगा? दोगुना। ये वर्त का व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी जितनी त्रिज्या होगी उससे दोगुना क्या होगा? वर्त का व्यास। अब बात करते हैं हम परिधि की। जैसे त्रिभुज में हमने परिमाप पढ़ा था, इसमें हम इसे परिमाप ना कहकर इसे हम क्या कहते हैं? वर्त की परिधि। दोनों एक ही हैं। ये भी वही है कि इस आकृति के जो चारों तरफ की जो रेखा है, या चारों तरफ की हम जिस लंबाई की बात करते हैं उसे क्या कहा जाता है?
उसे वृत्त की परिधि कहा जाता है। त्रिभुज में हमने यही चीज हमने त्रिभुज में देखी थी, वहां हमने यहां से लेके यहां तक की लंबाई को क्या कहा था, उसे त्रिभुज का परिमाप कहा था। और यहाँ वृत्त, हमें इसे वृत्त के अंदर इसे हम क्या कहेंगे, इसे वृत्त के अंदर हम कहेंगे परिधि। बाकी दोनों चीज एक ही है। अब देखो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर, या इसे मैं क्या लिख दूं 2 पाई आर। ये जो पाई लिखा है मैंने, ये पाई है एक कांस्टेंट, एक नियतांक है, इसकी इसका मान है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा समान होगा। इसका मान होता है 22/7, या फिर इसका मान होता है 3.14। जब वर्त से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है तो हम पाई का मान, जब उसमें पाई की वैल्यू पुट करते हैं किसी फॉर्मूले में, तो हम लिखते हैं 22/7। हाँ, अगर हमें साथ में अगर दिया हुआ हो कि पाई की वैल्यू, आप कई बार क्या होता है क्वेश्चनों में हमें देखने को ये मिलता है कि 22/7 की जगह हमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है वहां कि पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। उस कंडीशन में हम इसे 3.14 काम में लेंगे, अदरवाइज पाई का मान हम क्या लेंगे 22/7। तो ये हो गया वृत्त की परिधि का सूत्र। क्या हो गया, वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई आर। ठीक, अब बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। वही पाई मान कितना 22/7, और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले एक बार एक साइड में लिख देता हूँ। जो जो हम पढ़ रहे हैं वृत्त से या अर्धवृत्त से जुड़े हुए जितने फॉर्मूले हैं वो मैं एक साइड में लिख लेता हूँ, ताकि बाद में हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, वृत्त हमने पढ़ लिया। अब मैं बात करता हूं किसकी, अर्धवृत्त की। वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी हमने देख ली है। अभी वृत्तखंड है ये, हम तो थोड़ा डिटेल में आगे फिर पढ़ेंगे जब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, तब हम इसे आगे, ये अर्धवृत्त पढ़ने के बाद हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। अब देखो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में क्या आता है, एक तो अर्धवृत्त की परिधि और दूसरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा वृत्त था, ये पूरा वृत्त था ऐसे। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है किसी आकृति द्वारा जो, अगर उस आकृति को हम किसी सतह के ऊपर रखते हैं तो उस सतह पर उसने कितना एरिया कवर किया वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उस आकृति का क्षेत्रफल। अब देखो ये जो यहाँ पूरा वर्त पूरा ये था, और हमने इसको बीचों बीच काट के 2 भागों में डिवाइड कर दिया। और जब 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला, 2 अर्धवृत्त मिल गए। और जब ये पूरा वृत्त जितना क्षेत्र घेरता था, अब इसे हमने बराबर 2 भागों में बांटा है, तो ये जो क्षेत्र है, ये इस अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, ये वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर का आधा होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। क्योंकि हमने ये जो सतह पर, मान लो कि कोई हमने चकती रखी हुई है, कोई डिस्क है वो रखी हुई है सतह पे, उसे हम बराबर एकदम बीचों बीच 2 भागों में बांट देते हैं, तो पहले वो जितना क्षेत्र कवर कर रही थी, अब वो आधी डिस्क उससे आधा क्षेत्र तो कवर करेगी। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब देखो बात करता हूं मैं परिधि की। अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि कितनी थी, वर्त की परिधि थी 2 पाई आर। यहां से लेके और घूमते 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 वापस यहां तक आते तो लंबाई कितनी होती 2 पाई आर। तो अब मैं बात करूं कि मैं यहां से चला और जो मैं यहां तक पहुंचा तो मैंने पूरे वर्त की कुल परिधि की आधी दूरी तय की या नहीं की,
क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों चीजें क्या थी, बराबर। तो जब पूरा 2 पाई आर था तो आधे का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। आगे वर्त की परिधि नहीं है, क्यों? हम यहां से चलेंगे, यहां से चल के और हम यहां तक पहुंचे तो कितनी दूरी तय कर ली, पाई आर। और जब परिधि का फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो यही कहते हैं कि जिस बिंदु से हम चलते हैं हमें घूम के वापस उसी बिंदु पे आना है। तो अब हम तो अभी यहीं पहुंचे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वापस हमें पहुंचना पड़ेगा। और जब यहाँ से लेके हम यहाँ तक वापस पहुंचेंगे तो यहाँ तक कितनी दूरी होगी, आर। और ये भी क्या है, वर्त की त्रिज्या, तो ये भी कितनी हो जाएगी, आर। या मैं इसे ये कहूं कि ये वर्त का व्यास है, और वर्त का व्यास कितना होता है 2r। तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई, यहां से लेके यहां तक की लंबाई तो पाई आर आ गई। और ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी आ गई, 2r। यहां से चले थे और वापस यहां पहुंच गए ना, और जब यहां पहुंच गए तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि वो हमारे पास आ गई। तो अब इसका जो यहां लिख रहा हूं देखोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, और अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो आ जाएगा पाई आर प्लस 2r। या मैं यहां से r कॉमन लेके लिख दूं तो r इंटू 2 प्लस पाई या पाई प्लस 2 एक ही बात है। तो ये आ जाएगा r, और कोष्टक में आ गया 2 प्लस पाई। ठीक है। अब दो चीजें और हैं अपने पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हैं एक तो त्रिज्य खंड और एक है वर्तखंड। एक तो आएगी त्रिज्य खंड और एक आएगा वर्तखंड। त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड होता है जैसे ये वर्त है, ये इसका केंद्र है। त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड होता है वर्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं द्वारा, ये वर्त की दो त्रिज्याएं हैं, वर्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग है, या मैं यूं कहूं कि परिभाषा नाम से देखो, त्रिज्य खंड त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है त्रिज्य खंड। अब देखो हमें क्या करना है, हमें जब क्वेश्चन में पूछता है त्रिज्य खंड से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें एक तो पूछता है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या पूछता है, दूसरी चीज हमें पूछता है यहां से लेके और यहां तक इस भाग की लंबाई, इसे कहते हैं हम चाप। तो हमें क्या पूछता है, हमें पूछता है चाप की लंबाई। ठीक है। तीसरी बात, हो सकता है हमें क्षेत्रफल या चाप की लंबाई देके हमें ये कोण है, यहाँ दोनों के बीच का कोण है थीटा, वो थीटा पूछ सकता है। या फिर वर्त या क्षेत्रफल देके हमें वर्त की क्षेत्रफल या ये लंबाई और कोण देके हमें क्या पूछ सकता है, हमें पूछ सकता है वर्त की त्रिज्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे त्रिज्या खंड में। तो सबसे पहले हम ये दो चीजें देखते हैं कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का और चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो देखो ये जो पूरा वर्त है, पहले मैं बात करूं क्षेत्रफल की। ठीक है। जब क्षेत्रफल की बात करूं तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और ये कितना है, ये इसके थीटा भाग का क्षेत्रफल है। कितने भाग का, ये यहाँ जो कोण, यहाँ ये जो केंद्र है
इसके अंदर क्या, अगर मैं चारों तरफ के कोण की बात करूं तो किसी बिंदु के चारों तरफ कोण कितना बनता है, हमेशा 360 डिग्री का कोण बनेगा। जब 360 डिग्री का कोण बनेगा तो ये जो थीटा भाग है ये है, जब 360 डिग्री का मान लो कि त्रिज्याखंडी मान लिया हमने, या फिर मैं यूं कहूं कि जब यहाँ पूरे 360 डिग्री कोण की बात करें तब क्षेत्रफल कितना आएगा, तब क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर। और जब उसका थीटा भाग की बात करें कि केवल इस थीटा भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में थीटा कोण पे स्थित ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं इनके बीच के इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए हम पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, थीटा बट्टा 360। अब देखो एक छोटी सी चीज मैं जो बोलूं उस पर गौर करना, अगर ये कोण मान लो ऐसे होता, कितना 90 डिग्री का होता अगर, तो 360 में से अगर हम 90 डिग्री के भाग करेंगे तो कितने होंगे, 90 डिग्री के जब भाग करेंगे इस वर्त के, तो एक भाग ये आएगा, दूसरा भाग यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, मतलब मैं 90 डिग्री अगर कोण हो तो इस वर्त के मैं कितने बराबर बराबर भाग कर सकता हूं, या कितने बराबर भाग होंगे, वो होंगे 4, क्योंकि वर्त का कुल इस केंद्र के चारों तरफ पूरा कोण कितना होगा, 360 डिग्री का। और जब मैं बात करूं यहाँ केवल इस यहाँ वाले भाग की, तो ये कितना है, 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री के मैं ये पूछूं कि 90 डिग्री के इस वृत्त में कितने भाग होंगे, तो ये आ जाएगा 360 में हम 4 का भाग देंगे, या नहीं 360 में सॉरी 90 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। और ये तो हमें मतलब जनरल सी बात है, हम कहते हैं यहाँ 90 डिग्री का एक कोण ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये वाला हो जाएगा। तो कितने होंगे, 4 भाग होंगे या नहीं होंगे, तो 4 भाग होंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूं अगर 90/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, मतलब 4 में से एक भाग। अब मैं 90 डिग्री के यहाँ कोण जो बना रहा था कोण कि 90 डिग्री त्रिज्याखंड अगर हो 90 डिग्री का, तो कितने भाग होंगे इसके, 4 भाग ही तो होंगे। और 4 भाग होंगे तो क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर यही कोण यहाँ मैं 180 डिग्री कोण की बात करता कि थीटा 180 डिग्री है, तो कुल कोण कितना होता है इस बिंदु के चारों ओर, 360 डिग्री का। और 180 डिग्री से अगर मैं बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री 180 डिग्री के 2 त्रिज्याखंड बनेंगे, यानी वर्त के 2 भाग हो जाएंगे, जहां दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोण कितना बचेगा, 180 डिग्री का। तो जो मैं कहना चाहता हूं वो बात आप समझो कि उतना ही भाग हो जाएगा किसका, पाई आर स्क्वायर का, क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर है। अब कितने कोण का निकालना है, उस कोण में 360 का भाग देके हमें पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देना है, ठीक है। अब मैं बात करूं इस चाप की लंबाई की, तो ये जो चाप की लंबाई है, जितने भी मतलब ये दोनों त्रिज्याएं जितने मान लो थीटा कोण पे स्थित हैं, तो ये जो चाप की लंबाई है, अगर मैं इस पूरे 360 डिग्री कोण की बात करूं कि हम यहाँ इस पे पूरा 360 डिग्री कोण ले ले, तो ये पूरी परिधि आएगी या नहीं आएगी, तो तब कितना होगा, इस चाप की लंबाई 2 पाई आर होगी। जब मैं पूरे 360 डिग्री कोण की बात करूं कि एक जगह से चल के और हमें पूरा 360 डिग्री घूमना है, यहां से लेके पूरा यहां तक वो आएंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा 2 पाई आर। पूरी लंबाई कितनी आएगी, 2 पाई आर। कितनी भाग की निकालनी है, थीटा भाग की निकालनी है, यानी थीटा कोण की निकालनी है। और कुल कोण कितना है, कुल कोण है 360, और इसको जब 2 पाई आर से गुणा करेंगे तो इस चाप की लंबाई आ जाएगी। थीटा बटा 360 को जब पाई आर स्क्वायर यानी कुल क्षेत्र वर्त के कुल क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब इसे कुल परिधि से गुणा करेंगे थीटा बटा 360 को, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा इस चाप की लंबाई का फॉर्मूला। देखो इस सूत्र में लिख देता हूं, वर्तखंड अभी इसके बाद पढ़ेंगे हम।
ये कोण थीटा, ये लंबाई यहाँ तक एल हो गई। और अब मैं बात करूं चाप की लंबाई एल, ये होगी थीटा बट्टा 360 गुणा 2 पाई आर, और ये आर है इसकी, और ये इसका केंद्र बिंदु ओ। और जब मैं इसके बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना आएगा, थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। एक चीज और मैं बताऊं, जैसे हमने त्रिभुज जब पढ़ना शुरू किया था, जब त्रिभुज में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ये दोनों, चलो एक बार आना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक चीज और है, वो है कि अगर हमें इस त्रिज्याखंड के लिए, त्रिज्याखंड का जब क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और हमें क्वेश्चन में क्या दे दे, इस चाप की लंबाई और त्रिज्या दोनों दे दे, ये r और ये l, जब ये दोनों दे दे तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा, यहां लिख रहा हूं 1/2 गुणा l गुणा r। ठीक है, यहाँ l क्या है, चाप की लंबाई, और r क्या है, ये है वृत्त की त्रिज्या। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वर्तखंड पढ़ते हैं हम अभी इसके बाद। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र O, ये वृत्त है, ये यहाँ इसका केंद्र हो गया O। अब मैं बात करूं वर्तखंड की, तो ये बना लिया हमने, ये हो गया लघु वर्तखंड, ये वृत्त की जीवा, और ये ए बी नाम दे दो इसको, तो ए बी हो गई वर्त की जीवा, ये नीचे वाला हो गया वर्त का लघुखंड, लघु वर्तखंड, और ये ऊपर वाला हो गया इसका दीर्घ वर्तखंड। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने की, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। केंद्र को हमने बिंदु ए से मिला दिया और बिंदु बी से मिला दिया, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, और ये थीटा कोण हमें दिया हुआ होगा। अब बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे। क्या मैं यहां से लेके और यहां तक इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? अभी हम ये क्या बन रहा है, ये यहां से इन दो त्रिज्याओं के बीच का जो जितना भाग है, इस लाइन को भूल जाओ एक बार, एपी जो रेखाखंड है उसको भूल जाओ, उसमें से अगर मैं इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो भाग है, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक, ये तो त्रिज्याखंड हो गया ना, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला तो हमारे पास है। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, थीटा बट्टा 360 और गुणा में आ जाएगा इसके पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या, और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो भाग, जो त्रिज्याखंड है, उसका क्षेत्रफल तो यही होता है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं इस पूरे में से, यहां से जो ये त्रिज्याखंड है, इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा या नहीं बचेगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, ये भुजा हमें पता है इसकी लंबाई r है और इसकी लंबाई भी r है, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, वर्त की त्रिज्या। इस जीवा की लंबाई ये हमें पता नहीं है, तो ज्ञात कैसे करेंगे, इनके बीच का कोण हमें दिया हुआ है। जब कोई दो भुजाएं जिनके बीच का कोण हमें पता हो, तो उस ऐसा एक त्रिभुज जिसकी
दो भुजाओं का मान हमें पता हो और उन्हीं दो भुजाओं के बीच में जो कोण स्थित है उस कोण का मान हमें पता हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है, हमने त्रिभुज में पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा 1/2 गुणा दोनों भुजाएं। तो यहाँ ये भुजा भी कितनी है r और ये भुजा भी कितनी है r, और दोनों के बीच के कोण का साइन मान हम ले लेंगे। यानी मैं ये लिखूं 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। फॉर्मूला ये होता है कि 1/2 गुणा पहली भुजा की लंबाई गुणा दूसरी भुजा की लंबाई और गुणा उन दोनों के मध्य जो कोण है उसका साइन मान हम ले लेंगे। तो अब इस पूरे त्रिज्या खंड में से मैं ये मान, मतलब ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा या नहीं बचेगा, तो ये आ गया -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये किसका आ गया, ये यहां मैं लिखूंगा कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये आ गया। और अब मैं बात करूं कि अगर मुझे क्वेश्चन ये मिल जाए कि ये इतनी त्रिज्या है और ये दोनों के बीच का कोण है, और क्या पता हमें ये पूछ ले कि दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब इस भाग का क्षेत्रफल हमें पता है और त्रिज्या अपने पास है तो हम पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जब हम दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल अगर मैं ज्ञात करना चाहूं, ये हो जाएगा संपूर्ण वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब बात करते हैं एक और वर्त के एक और महत्वपूर्ण भाग की, जो हमने त्रिज्याखंड और वर्तखंड दो चीज तो हमने पढ़ ली थी। तीसरी चीज आती है अपने पास वलय। तो हम अब देखो वलय देखते हैं। ये है वलय। यूं कहूं कि दो वर्त हैं, उन दो वर्तों को एक दूसरे के अंदर फिट कर दिया जाए। जैसे बड़े वर्त के अंदर एक छोटा वर्त रख दिया, तो वो जहां चारों तरफ जो रास्ता टाइप बनता है, या उसे जो गैलरी कहूं कि वो जो गैलरी बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे वर्त की वलय। ये देखो इसमें वलय में क्या होता है, वलय में दो वर्त होते हैं। ये वलय का केंद्र, दोनों का केंद्र है, एक का नहीं है, ये है दोनों का केंद्र। और यहां से मैं इस अंदर वाली वलय की बात करूं तो जैसे इसकी त्रिज्या r1 है और ये बाहर वाली है, इसकी त्रिज्या r2 है। चलिए हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, तो वो है वलय। त्रिज्याखंड और वर्तखंड दो चीजें हमने पढ़ ली, और जो वर्त की जो तीसरी और मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है वलय। काफी बार वलय से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु की, वो है वलय। त्रिज्याखंड और वर्तखंड हमने पढ़ ली, तो अब आओ अब देखते हैं वलय। वलय है क्या, वलय यूं कहूं कि एक दो वर्तों का समूह है। ये आंतरिक वर्त और ये होता है बाह्य वर्त। आंतरिक वर्त की त्रिज्या हमने मान ली r1 और बाह्य वर्त की त्रिज्या हमने मान ली r2। अब इसके लिए दो फॉर्मूले बनते हैं। वो दो फॉर्मूले क्या बनते हैं, एक तो इसकी परिधि का सूत्र बनता है और एक बनता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखो परिधि का सूत्र क्या होता है, कैसे निकलता है, वो मैं बताऊंगा आपको। वो है, क्योंकि जब बात करें हम परिधि की, तो परिधि तो हम ये कहते हैं ना कि चारों तरफ का ये जो भाग है, या चारों तरफ की जितनी लंबाई है, उसे हम वर्त की परिधि कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जब दो वर्त हैं और यहाँ इस अंदर वाले वर्त की परिधि भी इसके अंदर काउंट होगी या नहीं होगी, ये बाहर का हिस्सा है और ये अंदर का हिस्सा है, क्योंकि ये भी तो ये जो आकृति है, ये बीच में कुछ भी नहीं है। इसके बीच में क्या है, बीच में कुछ भी नहीं है, बीच से एकदम खाली है। जैसा बाहर है वैसा ही भीतर है। ये है केवल यहाँ
जिस पदार्थ की ये वलय बनी हुई है वो पदार्थ हमें केवल यहाँ दिखाई देता है इस वाले भाग के अंदर। तो जब मैं अगर किनारे की बात करूं कि हम परिधि वर्त का किनारा लेते हैं तो ये बाहर वाला किनारा हो गया और एक ये हो गया अंदर वाला किनारा। अगर ये यहाँ भरा हुआ होता तो हम इसको नहीं काउंट करते, लेकिन अब इसको हम यहाँ अंदर वाले भाग को भी हम काउंट करेंगे। एक वर्त की परिधि अंदर वाले की कितनी आएगी 2 पाई r1 और बाहर वाले की कितनी आएगी 2 पाई r2। यहाँ से 2 पाई कॉमन लूंगा तो r1 प्लस r2 ये आ गई। इस वलय का परिमाप बोल दो, वलय की परिधि बोल दो, कितनी आ गई 2 पाई इंटू r1 प्लस r2। अब मैं बात करूं इस वलय के क्षेत्रफल की, तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। क्षेत्रफल वो हिस्सा होता है जो ये आकृति घेरती है। अभी इस आकृति को, इस वलय को अगर हम किसी सरफेस पे, किसी तल पे रखते हैं तो ये तो केवल इतना ही तो हिस्सा घेरेगी ना। ये बीच वाला खाली है, बाहर से तो खाली नहीं, जैसा बाहर है वैसा ही बीच वाला है। तो अब मैं इसे अगर फर्श पे और किसी और सतह पे रखूं तो ये वाला हिस्सा ही तो गिरेगी ना। और इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा r2 त्रिज्या वाला जो वर्त है, जो बाहरी वर्त है, उसके क्षेत्रफल में से मैं इस वर्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो केवल ये इस वलय का क्षेत्रफल बचेगा या नहीं बचेगा। बाहरी वर्त की त्रिज्या कितनी r2, तो क्षेत्रफल हो गया पाई r2 स्क्वायर माइनस इसमें से ये अंदर वाला घटा दो, अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है r1, तो ये हो गया पाई r1 स्क्वायर और यहाँ से पाई मैं अगर कॉमन लूं तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और मैं यहाँ लिख देता हूँ r2 तो क्या है बाह्य वर्त की त्रिज्या और r1 होगी वो होगी आंतरिक वर्त की, r1 आंतरिक वर्त की त्रिज्या और r2 होगी बाह्य वर्त की त्रिज्या। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा वर्त, अर्धवर्त, त्रिज्याखंड और वर्तखंड के बारे में जो मूलभूत जानकारी है, जो उनके फॉर्मूले हैं वो हमें कैसे निकालने हैं और क्या क्या फॉर्मूले हैं ये हमने सीख लिया। अब इन फॉर्मूलों को पुट कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन के अंदर कहाँ किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो हम सीखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन टू ऑल सेट कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।